नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पिछले अंकों में कई वीडियो बनाए जिसमें हम लोग हस्तरेखा के माध्यम से सभी पर्वतों को समझने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हर्षल पर्वत या प्रजापति पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पर्वत को इंग्लिश में यूरेनस पर्वत भी कहा जाता है। इसकी खोज जर्मन अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हर्शल ने किया था। विलियम हर्शल जर्मनी के रहने वाले थे जो बाद में जाकर के बस गए। उनके द्वारा 1785-88 ईस्वी में अपने दूरबीन के माध्यम से इसकी खोज की गई थी, लेकिन हमारे प्राचीन विद्वानों ने इसे बहुत पहले ही खोज रखे थे। लेकिन प्राचीन वैदिक सभ्यता में या प्राचीन ज्योतिषी में हर्षल पर्वत को स्थान नहीं दिया गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि उन लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, लेकिन मेरे हिसाब से यह सच नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज जिनको कि दूर के ग्रहों और नक्षत्रों एवं ब्रह्मांड के अन्य बहुत सारे खगोलीय घटनाक्रम के बारे में जानकारी थी, उन्हें प्रजापति या हर्षल पर्वत के बारे में जानकारी ना हो, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है। आज के इस वीडियो के अंत में हम हर्षल पर्वत की सभी स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हर्षल पर्वत की स्थिति अगर हस्तरेखा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के बीच का जो यह क्षेत्र है, जिसे हर्षल पर्वत के नाम से जाना जाता है। हर्षल पर्वत बहुत सारी चीजों का कारक है। आधुनिक ज्योतिष विज्ञान एवं हस्तरेखा विज्ञान में इसको स्थान दिया गया। पुराने ज्योतिषियों का मत था कि ये हमसे इतनी दूरी पे हैं कि ये अपना प्रभाव हमारे जीवन पे उतना नहीं डालते बाकी जितने ग्रह डालते हैं, क्योंकि इनका जो परिक्रमण काल है सौर्य के सापेक्ष वो काफी दिनों का है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक इंसान जिसकी आयु 70-80 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में मानी जाती है, अगर उसके बाद वो कोई ग्रह उसके जीवन में आता है तो उसका जीवन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसके जीवन के मध्य में उसका गोचर या उससे आमना सामना होता है तो वो उसके जीवन पर निश्चित ही अपना कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। अब यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि हर्षल पर्वत से संबंधित जिन तथ्यों के बारे में हम पढ़ने या अध्ययन करने जा रहे हैं वो तथ्य क्या है। अभी तो हम उसकी स्थिति को समझे। तथ्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, हर्षल पर्वत की 3 स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति के रूप में हर्षल पर्वत अपने नियत स्थान में समुन्नत अवस्था में हो, विकसित हो, ठीक हो, सुंदर हो, गुलाबी रंगत लिए हुए हो। ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति के भीतर अनुसंधान की प्रवृत्ति को लेकर के आता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे सोच का होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में उसको महारत हासिल होगी। वह कि उसके सोचने की शक्ति, चूंकि ये बुध पर्वत के नीचे है और चंद्रमा के ऊपर है तो मन का कारक है, और उन दोनों के बीच में यह पर्वत आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यह पर्वत विकसित, समुन्नत और अच्छी स्थिति में है तो बुध और मन दोनों का कारक है, तो दोनों को जोड़ करके व्यक्ति को काफी उन्नतशील बनाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बढ़िया अनुसंधान करता होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिस्ट होगा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में साइंटिस्ट होगा, नए नए इक्विपमेंट्स का आविष्कार करेगा, चीज़ों को बनाएगा, वायुयान के भी क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा, नए नए एयरक्राफ्ट वगैरह के खोज में वैज्ञानिकों की सहायता करेगा, या बड़ा वैज्ञानिक खुद बन करके उभर करके सामने आएगा। जलयान वगैरह में अपने आप को नए नए इक्विपमेंट्स बनाने में मदद करेगा। अगर मोबाइल या संचार के नए नए इक्विपमेंट्स बनते हैं तो हर्षल पर्वत वालों का भी उसमें बहुत अच्छा योगदान होता है। जिनके हर्षल पर्वत अच्छे होते हैं, सैटेलाइट्स, मोबाइल इंजीनियरिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, टेलीफोन टेक्नोलॉजी और अच्छे अच्छे संचार से संबंधित चीज़ों में भी अपना नाम इजाद करते हैं। किसी भी, जैसे अभी ऊर्जा के नए नए संसाधनों पे रिसर्च हो रहा है, तो जिनके हर्षल पर्वत अच्छे हैं
वही हाइड्रोजन से संबंधित, नए नए केमिकल से संबंधित, सौर ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित करने से संबंधित, ऊर्जा के नए नए स्रोतों पर रिसर्च करने से संबंधित चीज़ों पे अपना अध्ययन करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, यूरेनियम टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करने का काम। कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हायर टेक्नोलॉजी से संबंधित है, नए तकनीक से संबंधित है, वह हर्षल पर्वत में उसका योगदान अच्छा रहता है। खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, नए नए जहाँ पे भी सोचने की जरूरत होगी, सोच विचार करके नए अनुसंधान करने की जरूरत होगी, हर्षल पर्वत अपना प्रभाव दिखाएगा। अब यहाँ हर्षल पर्वत की मध्यम स्थिति बनती है जबकि वह बुद्ध पर्वत की तरफ सरक जाए। अगर यह समुन्नत ये यहाँ ना हो करके इस अवस्था में अगर ये चला जाए, थोड़ा ऊपर की तरफ खसक जाए, तो यह इसके मध्यम अवस्था होगी। अब ऐसा व्यक्ति लालची हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, अब पैसे के पीछे भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जब जो अनुसंधान राष्ट्र के विकास में कर रहा था वो अब खुद के विकास में करना लगेगा, थोड़ा स्वार्थी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति में जीनियस तो होते हैं, दिमाग उनका चलता है, लेकिन कैसे जीनियस हो गए? एक्सप्लॉइट जीनियस। अब वह मतलबी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, क्योंकि उसमें लालच को बढ़ा देगा। और जब यह लालच को बढ़ा देगा तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होकर के परिवार से भी अलग थलग पड़ जाते हैं, रहने लगते हैं। जो बड़े बड़े क्षेत्रों में घोटाला करता है, ऐसे लोगों में यह हर्षल पर्वत थोड़ा सा दूषित अवस्था में पाया जाता है, लेकिन बुद्ध के तरफ सरका हुआ है, इस वजह से उसके गुणों में थोड़ा सा न्यूनता आ जाती है। अब ये न्यूनता उसको इन क्षेत्रों में जालसाज बनाएगा, ठग बनाएगा, लुटेरा बनाएगा। मतलब वो जीनियस है, लेकिन कैसा जीनियस है? तो लालची जीनियस है। अब वो राष्ट्र निर्माण में अपना काम नहीं कर रहा है, खुद के निर्माण में काम कर रहा है। ऐसे लोग जेल भी जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। यदि सूर्य और अन्य पर्वत बुरे अवस्था में है तो ऐसे लोगों का बाद का जीवन काफ़ी दुखमय होता है। लेकिन अगर हर्षल पर्वत सही अवस्था में हो और सूर्य पर्वत भी आपका अच्छी अवस्था में हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी दिलाता है। भले आपका रहन सहन साधारण हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे आपका काफ़ी नाम होगा। लोग आपको जानेंगे, आपके गुणों की सराहना करेंगे। यदि यही अगर सूर्य खराब हो तो बदनामी भी दिलाता है। लेकिन अगर हर्षल पर्वत से कोई रेखा निकल करके सूर्य के पर्वत पे जाती हो, ठीक है तो फिर ठीक है, अच्छा फल दिलाएगी। लेकिन अगर टूटी फूटी हो तो ऐसे लोगों का जीवन गुमनामी में गुजर जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद उनका नाम होता है। जैसे हमारे देश में महान लेखक हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनको जीवन पर्यंत कोई नहीं जाना। उनके हाथों में भी कहा जाता है कि हर्षल पर्वत उनका समुन्न था। महान लेखक हुए, लेकिन उनको जीवन में उनको किसी ने कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, मरने के बाद महान बना दिया गया। तो ऐसे लोगों में हर्षल पर्वत की ये मध्यम अवस्था कही जाती है। लेकिन यदि हर्षल पर्वत नीचे के तरफ घुसक जाए, अब यहाँ हर्षल और चंद्रमा के बीच का जो क्षेत्र है थोड़ा सा काट करके वरुण को दे दिया गया है। अब यह इसकी सबसे निम्न अवस्था होगी। निम्न अवस्था में हर्षल पर्वत के सभी गुणों का ह्रास हो जाएगा। सभी गुणों का ह्रास हो जाएगा मतलब अब जो व्यक्ति अपना दिमाग अर्थ और राष्ट्र के प्रति लगा रहा था, अब उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ व्यसन, काम, कामासक्ति और अप्राकृतिक चीजों के विरुद्ध जाएगी, अप्राकृतिक चीजों के तरफ जाएगी। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बुरा हो जाता है। बच्चों से प्यार नहीं रहेगा, अप्राकृतिक यौनाचार करेगा, गलत संबंध स्थापित करेगा, सनकी हो जाता है, व्यसनी हो जाता है। ऐसे अब चूंकि यह जो क्षेत्र है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में पड़ती है, तो इससे संबंधित रोग उनमें होंगे। खांसी, जुकाम, नजला, कफ, वात, पित्त दोष, एसिडिटी की शिकायत, तो ये सारी समस्याएं अगर हर्षल पर्वत अपनी निम्न स्थिति में पहुंच जाए तो लोगों को देता है। अब कोई भी चीज, व्यक्ति जीनियस है
तो उसका इस्तेमाल अगर पॉजिटिवली है तो उस दिमाग को राष्ट्र निर्माण में लगाएगा। अगर वही व्यक्ति जीनियस होते हुए थोड़ा सा लोभी हो जाए तो वह राष्ट्र निर्माण में न लगा करके अपने निर्माण में लगाता है, बल्कि वो अपने निर्माण में भी उसका इस्तेमाल नहीं करता है, सोचता है कि मेरा निर्माण हो रहा है। गलत ढंग से अर्जित किए हुए पैसे से, मैं नहीं सुना है कि इतिहास में किसी व्यक्ति ने बहुत धन बना लिया हो या बहुत पैसे वाला हो गया हो। गलत ढंग से कमाया हुआ धन किसी न किसी मायने में उसके अगले पीढ़ियों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नए पर्वतों के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बाद हम लोग हस्तरेखा के रेखाओं के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो लंबी चलने वाली है, कृपया आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैं क्या कहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।